राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो आज का जो हम लोगों का ब्रह्मास्त्र सीरीज का 35वां क्लास है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज आपका क्लास लाइव नहीं चल पाया है, जिसको मैं आपको रिकॉर्डेड के माध्यम से प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए आज क्लास नहीं चलता तो फिर आपका क्लास छूट जाता और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि आज का क्लास हम रिकॉर्डेड ही कर देते हैं, क्योंकि आज हम लोग पूरी हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और जितने भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आज हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा और कल से ज्योग्राफी का क्लास चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन है जो भारत में राष्ट्रवाद है। देखिए, वो राष्ट्रवाद का मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देश के प्रति प्रेम भावना को या अपने देश के साथ प्रेम भावना के साथ रहना ही आपका क्या कहलाता है बाबू? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका जब उदय हुआ तो उसमें कुछ सामाजिक कारण थे, यानी समाज का कुछ प्रभाव रहा। वो कैसे रहा आपको बताना है। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों में प्रमुख था। पहला समझिएगा, अंग्रेजों का प्रजातीय विभेद की नीति, यानी अंग्रेजों ने प्रजातीय विविधता को क्या कर दिया था जी? लाया था। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ तथा भारतीयों को उपेक्षा तथा हेय की दृष्टि से देखते थे। मतलब जो अंग्रेज थे वो अपने आप को बड़प्पन मानते थे, बहुत बड़ा मानते थे, और भारतीयों को बहुत तुच्छ, छोटा, भोंदू मानते थे। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि थोड़ा सा भारत के लोग जो होते हैं बुद्धि से कमजोर होते हैं। भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध थे, जैसे रेलगाड़ी, क्लब, होटल में वे सफर या प्रवेश नहीं कर सकते थे। ठीक है जी, जो भारतीय लोग थे उनको रेलगाड़ी में नहीं जाने दिया जाता था। क्लब, जो कस्बा होता, होटलों में वे सफर में मतलब किसी भी चीज़ के लिए मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, खास करके जिसमें अंग्रेज हो। अगर किसी रेल के डिब्बा में अंग्रेज बैठा है तो उस रेल के डिब्बे में कोई भारतीय नहीं रह सकता है। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति में भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकारी नागरिक सेवाओं में भारतीयों का प्रवेश काफी मुश्किल था। बहुत बार परीक्षा में सफल होने के बाद भी उन्हें या तो नियुक्त नहीं किया जाता था या अकारण नौकरी से हटा दिया जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ भी ऐसा ही किया गया। न भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग प्रवता हो गया, जिसने राष्ट्रवाद के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी अंग्रेजों के द्वारा किसी भी कार्य को करने के प्रति ये उनको मना करते थे, और इन्हीं का विरोध करते हुए लड़ने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए उन्होंने राष्ट्रवाद को उदय किया, जिसमें उन्होंने देश के प्रति अपनी एकता, प्रेम भावना, भाईचारा इत्यादि को दिखाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन कैसे विकसित हुआ? ठीक है, अब देखिए, अब सबसे बड़ी चीज है कि जो भारत में राष्ट्रवाद था वह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ। माने एक उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद को थोड़ा सा डेवलप कर दिया और भी उसको विकसित कर दिया जी। कैसे? तो कह रहा है कि हिंद चीन के समान भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी राज की
प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती होने लगी। भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार, मध्यम वर्ग के उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों, साहित्य और समाचार पत्रों के विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के राष्ट्रवाद की अवधारणा को उत्तेजना प्रदान की। ठीक है, और देखिए क्या क्या मुख्य रहा। राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण के पश्चात शिक्षा के प्रचार, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा की सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं थे, जिसके चलते सबसे ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता था। ठीक है, फिर मध्यम वर्ग का उदय हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ थी, उनको दूर किया गया। साहित्य और समाचार पत्रों के विकास हुआ, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की राष्ट्रवाद की अवधारणा को उत्तेजना प्रदान की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, भारत की पहली पार्टी थी जो देश के लिए विभिन्न कदम उठाई थी जी। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभाव का वर्णन करें। यानी प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, आपको बताना होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा था। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ था। ठीक है, वो विश्व युद्ध मैंने एक प्रकार की, जैसे आप देखोगे, मान लीजिए दो गो पटीदारे में अगर झगड़ा हो गया, मार के कपार फोड़ दिया, घर द्वार तोड़ दिया, तो ये बताइए कि फिर अब उस चीज़ को बनाने में उतना पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? उतना तो पैसा उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो चीज़ पैसा उसके पास रहता और नुकसान हो तो और आगे बढ़ा रहता ना। वैसे युद्ध जब होता है तो जितनी सामग्रियाँ बनती है उसके लिए पैसे खर्च होती है, फिर वो सामग्रियाँ नष्ट हो जाती है, यानी अब फिर उस सामग्रियों को बनाने के लिए फिर हमें उतना पैसा चाहिए, तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है युद्ध के कारण। ठीक है, ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति के लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। ठीक है, नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती शामिल कर लिया गया था जी। कांग्रेस, उदारवादी और भारतीय राजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी। उन्होंने अंग्रेजों का साथ इसलिए दे दिया ताकि इनको लगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अंग्रेज है वो मुझे आज़ाद कर देंगे। क्या कर देंगे जी? आज़ाद कर देंगे। उनको ऐसा लगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। यानी अब उस राष्ट्र की एकता बढ़ गई, यानी वो अपने राष्ट्र के प्रति और लड़ने लगे। ठीक है, चलिए, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, इसको काला कानून भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को ये क्यों निर्माण किया गया और भारत ने इसका क्यों विरोध किया, चलिए हम जानते हैं। कह रहा है कि 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारतीय में इस कमीशन का तीव्र से विरोध हुआ। यानी ये जो साइमन कमीशन भारत में आया तो इनके अंदर भारतीयों के प्रति बहुत बड़ी चाल रची गई थी, जिसके चलते
किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसलिए भारतीयों को लगा कि इस कमीशन से, इस कानून से, इस नियम से भारत को कुछ न कुछ क्षति होनी है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे कि कोई सूचना मिल सके। इसलिए भारतीयों ने उसका जम करके विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध में ही हमारे वरिष्ठ नेता और सबसे बड़े नेता माने जाते थे लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते हुए जब वो लोग पहुंचे थे वहां पे, तो लाठियों से वार किया गया था और हमारे लाला लाजपत राय जी का मृत्यु हुआ था। ठीक है, साइमन गो बैक का नारा भी उन्होंने ही दिया था। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया? देखिए, मुस्लिम लीग भी एक बहुत, कहा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी सर, लेकिन इसने भारत को भी थोड़ा सा तंग किया था। देखिए, कह रहा कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध, मतलब कांग्रेस को सपोर्ट न करके अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। जो मोहम्मद अली जिन्ना था ना, उसी का तो देन है कि आज हमारा भारत टुकड़ी हुआ। इस कारण सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व आदि सुविधाएं दी थी। इन सुविधाओं के कारण हिंदू तथा मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन पर बुरा असर पड़ा। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने 14 सूत्री मांग रखकर भारत के विभाजन में सहायता की। यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने ही एक अलग राष्ट्र बनाने का सपना देखा और भारत से पाकिस्तान को अलग करके रहा, यानी एक मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण किया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया? तो गांधी जी चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। थोड़ा सा जानते हो 3 कठिया प्रथा क्या? देखिए, 3 कठिया जो प्रथा था, अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा पे नील की खेती, ठीक है जी, नील की खेती कराने के लिए जबरदस्ती करते थे। किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि नील की खेती करने के बाद फिर उस खेत में किसी प्रकार की फसल नहीं उपज पाते थे। ठीक है, इसलिए किसानों ने जम करके इसका विरोध किया और गांधी जी को उनका साथ मिला और 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अगला है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया? ठीक है, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उनको ये लगा कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे, क्योंकि गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाना था। वो उनको असहयोग आंदोलन चलाना था, तो इसलिए उन्होंने समर्थन किया ताकि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो हम अपने असहयोग आंदोलन को और मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे? ठीक है, चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में नील्हे गोरू द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि का 3/20 यानी 20 कट्ठा का 3 कट्ठा हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि का उर्वरा कम हो जाती थी, उससे उत्पादन उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा और 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था और ये जन आंदोलन इसलिए था ना क्योंकि जनता के हित में पहला आंदोलन था।
उसमें बाकी आंदोलन विभिन्न कार्यों के लिए किए थे, लेकिन लोगों के हित में ये पहला आंदोलन था। यानी रॉलेट कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया। शहरी मध्यम वर्ग की इसमें मुख्य भागीदारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन था। मैंने सभी लोग ने बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग लिया था कि उन्हें स्वराज की क्या करनी है जी, प्राप्ति करनी है। तो अपनी स्वराज को कायम करना है, हासिल करना है। अगला है 1932 के पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ। देखो 26 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्गों यानी अनुसूचित जातियों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में स्थान आरक्षित कर दिए गए। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया और हरिजनों द्वार कार्यों में लग गए। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते थे, इससे विरोध क्यों हुआ? देखो जो रॉलेट एक्ट था ना, ये कानून बड़ा बहुत गलत कानून था। मान के चलिए आप कोई काम किए नहीं है, लोग आप पर शक करे, शक के आधार पर आपको दंडित किया जाए, ये तो बिल्कुल गलत बात थी। वैसे ही कुछ ये कानून था, करे कि भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य एवं वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते थे। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसका विरोध हुआ। मतलब आपको दंडित किया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, लेकिन आप उसका अपील नहीं कर सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते। इसलिए रॉलेट एक्ट को ही क्या किया गया जी, विरोध किया गया और लागू होने से रोका गया। अगला है गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की, इसका क्या कारण था? देखो दांडी का जो मुख्य था वो नमक को लेकर के था। ठीक है, कारण कि नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी से अन्याय मानते थे एवं इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा यानी नमक यात्रा पर निकले और वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। उसके बाद लोग खुद से नमक बना करके इस्तेमाल करते थे, अंग्रेजों का नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अगला है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बिहार में किसान आंदोलन पर टिप्पणी। तो 1920 के दशक में बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना शुरू किया। किसानों के प्रति उदासीन रवैये का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसान सभाओं के गठन हेतु प्रेरित किया। फलतः 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद ज़ुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। बिहार के किसान आंदोलन के एक प्रखर नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है बाबू, यानी किसानों ने अपने अधिकार के लिए ये किया था। चलिए अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे, अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए तुर्की सुल्तान जो थे, खलीफा इस्लामी जगत का धर्म गुरु भी था। सेवर्स की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठित नष्ट कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमान उद्वेलित हो गए। खलीफा को पुराना गौरव या उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई।
17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 1924 में तुर्कों के शासक मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। यानी उन्होंने जो खलीफा का पद था उसी को समाप्त कर दिया, और जब खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया गया तो सीधी सी बात है बाबू कि अब आंदोलन होगा किसके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो साइमन कमीशन के गठन को का उद्देश्य 1919 का अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायित्व शासन के स्थापना के प्रयासों में समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया। गठन तो 27 में हुआ था, आया 28 में। मुंबई पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडे एवं प्रदर्शनों से किया गया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसका जवाब अंग्रेजी सरकार ने लाठी से किया, और हमारे लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी के दौरान हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, 1929 से 30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव, गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को मानने से इरविन का इनकार, और पूर्ण स्वराज की मांग, इन सभी चीजों को लेते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखी। अभी आपको मैंने बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला जो सत्याग्रह शुरू हुआ था वो नमक सत्याग्रह था। यानी गांधी जी ने सबसे पहले नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा, और अंग्रेजों का जो घमंड था उसको चूर चूर किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं? तो देखो, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में वैसाखी के दिन एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। सभा की कार्रवाई के बीच में ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद कर निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया। इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए तथा करीब 1200 लोग जख्मी हुए। ये डाटा थोड़ा सा गलत बताया जाता है, क्योंकि हकीकत में तो हजारों लोग से ऊपर मरे थे जी। औद्योगिकीकरण के क्या कारण थे? तो औद्योगिकीकरण के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे। नए नए मशीनों का आविष्कार, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, सस्ते श्रम की उपलब्धता, यातायात की सुविधा, इन सभी के कारण औद्योगिकीकरण। क्योंकि आप देख रहे होंगे पहले हम लोग हाथों से काम करते थे, अब दिन प्रतिदिन इतनी विकास होते जा रही है कि अब वो सभी कार्य मशीनों के द्वारा की जा रही है। कलकत्ता में पहली देसी जूट मिल किसने स्थापित की? तो कलकत्ता में पहले देसी जूट मिल की स्थापना 1917 ईस्वी में एक मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुम चंद ने किया था। बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो शहरों के उद्भव से समाज में बुर्जुआ या मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय, जहां विभिन्न पेशों में रह करके भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी ने बुर्जुआ वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। मतलब सबका वेतन क्या था जी? समान था। वेतन क्या था? समान था। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण बस्तियां कस्बा या शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे एक नई अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई, जिसमें कृषि, पशुपालन का स्थान व्यापार, शिल्प और उद्योग धंधों ने ले लिया। ठीक है जी, चलिए अगला है, शहरों और गांवों में मुख्य अंतर क्या है? तो शहरों और गांवों में मुख्य अंतर यह है कि ग्रामीण लोगों की आजीविका जहां कृषि, पशुपालन एवं घरेलू उद्योग धंधों पर आश्रित होती है, वहीं शहरों में लोग विभिन्न व्यवसायों, व्यापार, उद्योग,
नौकरी में लगे होते हैं। शहर में क्या होता है बाबू, शहर और गांव में देखिए क्या अंतर है। ग्रामीण जो लोग होते हैं ना, वो अपने कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे पर निर्भर रहते हैं, जबकि शहर के लोग व्यापार, उद्योग, नौकरी में लगे रहते हैं। ठीक है। शहर जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होता है, ग्रामीण थोड़ा सा अविकसित होता है। ग्रामीण में अशिक्षा का ज़्यादा अभाव है, शहरों में शिक्षा की पूर्णतः व्यवस्था है। ये सब कुछ अंतरे हो जाएंगे आप। अगला है चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया था। देखिए, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग को लेकर इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया था। किसके लिए जी, मताधिकार की मांग को लेकर के इंग्लैंड में चलाया गया था। वैश्वीकरण से आप क्या समझते, देखिए साधारण भाषा में अगर हम कहें बाबू, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। इसके अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पाद अपना सामान और सेवाएं बेच सकते हैं। इस प्रकार हम अपने देश से निर्मित माल और सेवाएं दूसरे देश में बेच सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे, ठीक है, पर परस्पर रूप में निर्भर रहते हैं। हाँ, एक चीज और भी जान लीजिएगा, ये को पूछा जाता है आपसे, विश्व बाजार। ठीक है, विश्व बाजार इसी के अंतर्गत आता है। तो विश्व बाजार उसे कहा जाता है जी जहाँ हम विश्व के किसी भी देश में अपनी वस्तु का क्या कर सकते हैं जी, आयात या निर्यात कर सकते हैं। चलिए, अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी है वह कंपनी जो अपने प्रोडक्ट, अपने माल को कई देशों में बेचती है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। माने बहुत से राष्ट्र में उस कंपनी का आधिपत्य है, यानी कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजीवादी देशों में बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां हैं। जैसे मान लीजिए सैमसंग हो गया, कोको कोला हो गया, ये सब क्या है बाबू, कई देशों में अपने व्यापार को करते हैं, इसलिए सब बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय किन तीन प्रवाहों पर आधारित है। देखो, तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय तीन प्रकार के प्रवाहों पर आधारित है। अब आप सोच रहे होंगे बाबू ये तो इतिहास है, इसमें अर्थशास्त्र का, तो चूंकि इसी से हमारे जीवन का आधार जुड़ा हुआ है। ये तीन होते हैं, व्यापार, श्रम और पूंजी। ये तीन चीज ही किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करती है। भारतीय प्रेस की किन्हीं तीन विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, भारतीय प्रेस की तीन विशेषता में पहला है, यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एक रूप देने, उसकी नीतियों एवं शोषण के विरुद्ध जागृत लाने, देश प्रेम की भावना जागृत कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। यानी लोगों तक अपने देश के सूचनाओं को पहुंचाया गया, कुछ न कुछ माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया, लोग उसको समझने का प्रयास किए। इसके द्वारा न्यायिक निर्णयों के पक्षपात, धार्मिक, सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला तथा भारतीय जनमत जागृत हुआ। इसने न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी, अपितु भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास एवं औद्योगिकीकरण तथा श्रम आंदोलन को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया। तिलक ने किस भाषा में केसरी और मराठा का प्रकाशन किया। ठीक है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में तथा मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया। ठीक है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में तथा मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मराठा का प्रकाशन मराठा में लिख दिया गया था, नो। और आज इतिहास का ये अंतिम क्वेश्चन है। बस मैंने 4 क्लास इतिहास का आपके इस यूट्यूब चैनल पर दिया है, आप उस 4 क्लास को तैयार कर लेते हैं, एक भी आपका इतिहास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये पक्का है। यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1919 ईस्वी में हुआ अहमदाबाद में। इसके संपादक महात्मा गांधी थे। इसके माध्यम से महात्मा गांधी ने अपने विचारों तथा राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार जन जन तक
किया। ये यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में था। तो इसके साथ हम लोगों का इतिहास समाप्त हुआ और कल से हम लोग ज्योग्राफी का क्लास देखेंगे। ज्योग्राफी के जितने महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हैं मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को शुरू किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, गुड नाइट, सब लोग मेहनत कीजिए।